आओ करें दोस्ती विज्ञान से, आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। विज्ञान का जादू जाने, आकाश की दूरी नापे, धरती है गहरी कितनी, सागर में मछलियां कितनी। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से। नमस्कार, आज 15 दिसंबर 2021 आप सभी विज्ञान प्रेमियों का हमारे नागपुर महाराष्ट्र में होने वाले अपूर्व विज्ञान मेले के लिए आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। नागपुर में हर साल यह अपूर्व विज्ञान मेला लगता है। इस मेले का यह 24वां साल है। यह मेला एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके प्रणेता हैं श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल सर। इस मेले का नाम अपूर्व इसलिए रखा गया है कि अपने आप में यह मेला अपूर्व है। तो यह किस बात में अपूर्व है? तो यह विज्ञान बिना लैब के उपकरणों द्वारा बच्चों को कैसे क्लिष्ट अवधारणाएं समझाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इस मेले में हर साल 100 से अधिक प्रयोग रखे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लिष्ट अवधारणाएं शामिल की जाती है और बिना लैब के उपकरणों से यह सब समझाया जाता है। मैं फोटो नहीं निकाल रहा, फोटो निकालना है। बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ में है श्रीमान रमतकर सर जी, जो राज्य विज्ञान संस्था के संचालक हैं। उनका भी स्वागत अग्रवाल सर करेंगे, ऐसे में उनको अनुरोध करती हूं। तीसरी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे विज्ञान मेला में है, जो हमारे शिक्षण विभाग की एजुकेशन ऑफिसर है श्रीमती मिश्री कोटकर मैडम। उनका भी स्वागत अग्रवाल सर करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट की PRO है मनीष सोनी जी, उनका भी स्वागत अग्रवाल सर करेंगे। सर आइए। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री शुक्ला सर, उनका स्वागत अग्रवाल सर करेंगे।
मैं एक पुष्प द्वारा सबसे बड़ी पर्सनालिटी जिन्होंने अपना पूरा लाइफ इस विज्ञान के प्रसार में विज्ञान की दोस्ती बच्चों से बढ़ाने में समर्पित किया है, ऐसे हमारे गुरु श्रीमान अग्रवाल सर का। और ऐसा गुरु मिलना लाइफ में ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। Namaskar. It's my privilege to be here in Nagpur. I have seen some of these experiments done by the students. It's a wonderful experience. The way students are explaining the everyday science and the science they learn in book. They are demonstrating, they are explaining. I think there's a learning experience for all of us, and I'm sure that many more schools will try to do the similar activities to inculcate science in their learning experience. And I wish the similar experiments can be done throughout the country, not only in Nagpur, all the far-flung areas of Nagpur, the schools which are underprivileged, the students who are underprivileged. I wish this sort of experiments, which is hands-on experiments, open-ended learning experience, it should reach out to all people. So I will personally, I'll see these activities can be extended in a larger scale so that the entire state and the entire country can be covered with similar activities. Thank you. नमस्कार. Association for Research Training in Basic Science Education या संस्थेद्वारे आयोजित अपूर्व विज्ञान मेळाव्याचं हे 24वे वर्ष, 23 वर्ष या अपूर्व विज्ञान मेळाव्याला झालेली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये व देशामध्ये याचा प्रसार झालेला आहे. आणि आज आम्ही या 24व्या अपूर्व विज्ञान मेळाव्याच्या उद्घाटन प्रसंगी जेव्हा आम्ही फेरफटका या स्टॉलला मारला, त्या मुलं खूप उत्साही दिसली. आणि यामध्ये विविध प्रकारचे प्रयोग होते, गणिताचे प्रयोग होते, फिजिक्सचे प्रयोग होते, जीवशास्त्राचे प्रयोग होते आणि मुलांमध्ये खूप मोठा उत्साह दिसला. यामध्ये सर्व शिक्षकांची खूप मेहनत दिसून येते. यामध्ये विशेष करून श्री डॉक्टर अग्रवालजी यांची खूप मेहनत दिसून येते. त्यांचे प्रेरणा आणि मार्गदर्शनामुळे हा लाभ दरवर्षी आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळतो आहे. आजचा हा अपूर्व विज्ञान मेळावा खरोखरच खूप हटके आहे. या मेळाव्याला सर्वसामान्य नागरिकांनी, विद्यार्थ्याच्या पालकांनी भेट द्यावा अशी मनीषा आहे. धन्यवाद. ART BSc आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या सौजन्याने आज अपूर्व विज्ञान मेळाव्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. अपूर्व विज्ञान मेळाव्यामध्ये फिरत असताना, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असताना महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांचं ज्ञान आणि त्यांचा बोलण्यातला आत्मविश्वास हा मला जास्त महत्त्वाचा वाटला. आदरणीय अग्रवाल सर, त्यांची पूर्ण चमू आणि माझे सगळे विज्ञान आणि गणित शिक्षक यांनी घेतलेली मेहनत, त्याचं फळ म्हणजे आजचा हा अपूर्व विज्ञान मेळावा. हा अपूर्व विज्ञान मेळावा यशस्वी करण्यासाठी ज्यांचं सहकार्य लाभलं त्या सगळ्यांचं नागपूर महानगरपालिकेतर्फे मी आभार व्यक्त करते आणि या अपूर्व विज्ञान मेळाव्याला शुभेच्छा देते. यह मेला अपने आप में अपूर्व है, क्योंकि यह मेला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं तो कैसे सीखा जा सकता है या कैसे सिखाया जाना चाहिए यह समझाने के लिए प्रेरित करता है. यहाँ पर बनने वाले सब उपकरण घरेलू सामग्री से बनते हैं जो बच्चों को अपने से लगते हैं और इसी कारण बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं और विज्ञान को समझने में आसानी से मदद होती है. यह सारा निर्माण करने के लिए इस मेले के प्रणेता श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल ने यह अपने साल के 30 साल इसमें बिता दिए और सरल भाषा और सरल उपकरणों से ही विज्ञान बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, इसको साबित करने के लिए विज्ञान प्रसार हमेशा करते रहे हैं. और उसी का ये फल है कि आज सारे हमारे देश में यह मेला सुप्रसिद्ध है. इस मेले को विज़िट करने के लिए देश के अन्य हिस्सों से सब विज्ञान प्रेमी आते हैं. हर साल आने वाले लोग यहाँ पर बच्चों के लिए अपनी सेवाएं देते हैं. यहाँ पर इलाहाबाद से गुप्ता जी सर हर साल आते हैं जो गणित के और फिज़िक्स के प्रयोग समझाते हैं बच्चों को.
यूपी से, बिहार से जावेद आलम सर आते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में समझाते हैं। ओडिशा से शास्त्री जी आते हैं, चिकमठ जी आते हैं। एकलव्य प्रकाशन की बहुत सारी सुंदर पुस्तकें जो विज्ञान के बारे में लिखी है, उनका स्टॉल यहाँ पर होता है। तो हमारा यह प्रयास होता है हर साल कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बच्चों को सारी चीज़ें मिले, आसानी से पुस्तकें भी मिले। उसी के साथ साथ बच्चों को अपने विज्ञान के बारे में, परिसर के बारे में कितनी जानकारी है, यह अनुमान लगाने के लिए बच्चों को जो पसंदीदा गेम है वह एक्टिविटीज़ के रूप में रखे जाते हैं। कुछ क्विज़ भी यहाँ पर रखे जाते हैं और बच्चों को उनका नॉलेज चेक करने के लिए कैसे मज़ा आता है, बच्चों को कैसा समझा है, इस पर आधारित क्विज़ भी ली जाती है। उसी के साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होता है कि कुछ अच्छे मैसेज समाज के लिए जाए, तो कुछ बहुत सुंदर पथनाट्यों का आयोजन बच्चों द्वारा यहाँ पर किया जाता है और सारे अच्छे मैसेजेस जो पर्यावरण के लिए पूरक है, ऐसे मैसेज हम पथनाट्य द्वारा देने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के हर साल हमारी यह कोशिश होती है कि आओ करें दोस्ती विज्ञान से। और सही में विज्ञान के दोस्त कब बनते हैं? तो जब उपकरण अपने से लगते हैं, भाषा अपने सी लगती है, तभी। तो इसी का यह उदाहरण है हमारा अपूर्व विज्ञान मेला। हम 2 साल से कोरोना के कारण इसको हमने, यह परंपरा हमारी खंडित ना हो हर साल की, तो इसलिए हमने 2 सालों से इसको ऑनलाइन भी पेश किया था। इस साल भी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन यह मेला सारे लोगों के लिए पेश करने का सोचा है और ऑनलाइन के तरीके से भी ये आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब लोग इन प्रयोगों का आनंद उठाइए, मज़ा लीजिए, खुद करके देखिए, बच्चों से भी करवाइए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। मैं रतनगर माध्यमिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं कक्षा में हूँ। अब आपको एक प्रयोग दिखाने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास एक बोतल है, बोतल में पानी भरा है। इसमें स्ट्रॉ पेपर क्लिप से बना डायपर डाला है। अब मैं बोतल को दबा रहा हूँ। देखिए, वह नीचे गया। मैं जब वह छोड़ने पर वह ऊपर आ रहा है। यह किस लिए हुआ? जब हमने बोतल को दबाया, अंदर का दाब ज़्यादा होने के कारण बोतल का कुछ पानी डायपर में गया, इसलिए वह नीचे गया। जब हमने छोड़ा, अंदर की हवा बाहर फेंकने के कारण डायपर का पानी बाहर आ गया, इसलिए वह ऊपर आ गया। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। मैं महानगर पालिका दत्तात्रेय नगर के स्कूल में पढ़ती हूँ। यह मेरे पास एक बस है, उसमें एक मुसाफिर बैठा है। अब मैं बस को गति दे रही हूँ, देखते क्या होता है। मुसाफिर आगे गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है, वो वस्तु उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। यहाँ पर बस और हमारा शरीर दोनों गतिमान थे, इसलिए वह आगे गया। यह प्रयोग न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है, जिसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। यह मेरे पास लगेज है। अब मैं बस के ऊपर लगेज रख रही हूँ। अब बस और लगेज दोनों स्थिर अवस्था में है। अब मैं बस को गति दे रही हूँ, देखते क्या होता है। लगेज पीछे गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बस अचानक शुरू होने के कारण लगेज स्थिर रहने की कोशिश करता है, इसलिए वह पीछे गया। मेरा नाम नाजिया है। मैं महानगर पालिका दत्तात्रेय नगर स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पास पानी से भरी हुई एक बकेट है, उसमें मैं यह कंचे से भरी हुई बोतल रख रही हूँ। अब मैं इस नली से हवा खींच रही हूँ, देखिए क्या होता है। बोतल नीचे गई और जब मैंने हवा छोड़ी तो बोतल ऊपर आ गई। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। इस बोतल को नीचे से छेद है और वो की हवा निकलती है और इसलिए उसे घनत्व का पंडुक भी कहते हैं। इसलिए जब मैं हवा छोड़ती हूँ तो बोतल का पानी बाहर निकलता है और उस बोतल का पानी बाहर निकलता है और वह यहाँ इसमें पनडुब्बी के कारण वो पानी की हवा के साथ अंदर घुसता है, इसलिए उसे इसी तत्व में रहने का प्रयास करता है। और जब मैं हवा छोड़ती हूँ तो बोतल में से पानी बाहर निकलता है और उसका घनत्व कम होता है
और इसी तत्व पर पनडुब्बी भी काम करती है। मेरा नाम खुशबू पाल है। मैं महानगर पालिका दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल से आई हूँ। मैं आज प्रयोग बताने वाली हूँ मोमबत्ती के यानी बॉटल के अंदर जलती हुई मोमबत्ती। क्या आपको बॉटल के अंदर जलती हुई मोमबत्ती दिख रही है? अच्छे से देखिए। दिख रही है? हाँ, ये मोमबत्ती बॉटल के अंदर रियल में नहीं है। मोमबत्ती इधर है, देखिए। यह इसलिए दिख रही है क्योंकि मोमबत्ती से निकला हुआ प्रकाश कांच के आर पार जाता है, लेकिन कुछ किरणें परावर्तित होती है, इसलिए हमें बॉटल के अंदर मोमबत्ती दिख रही है। वैसे तो कांच से परावर्तित किरणें हमें दिखती नहीं, लेकिन यही दिखाने की कोशिश की है मैंने। थैंक यू। चिकन डिनर लेके बसी खाना। अरे भाई भाई पहुंचे के चलते हैं। अरे रोशन बेटा, ए बेटा, खाना खाने तो चल। कितने देर से बुला रही हूँ तुझे? आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगा मम्मी। मेरा नाम आकांक्षा मेंढे है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल है। मेरे प्रयोग का नाम संवेग अक्षरता का नियम है। इसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आइए प्रयोग को समझते हैं। यहाँ पर 2 पाइप जोड़कर एक खांचा बना लिया है। इस पर कुछ कंचे रखेंगे। अब एक कंचा कुछ दूरी पर है। यह हो गई कंचों की टक्कर होने की पहली की स्थिति। अब हम एक कंचे से टक्कर कराएंगे। एक ही कंचा बाहर निकला। अब हम 2 कंचों से टक्कर कराएंगे। दो कंचे बाहर निकले। टक्कर होने की पहली की स्थिति और बाद की स्थिति समान रहती है। इसी को संवेग अक्षरता का नियम कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कनिष्का कमलाकर गणवीर है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम जुड़ी हुई घिरनियाँ है, यानी कनेक्टेड पुलिस। यह एक सिंपल मशीन है। आइए हम पहले उपकरण को समझ लेते हैं। यह 2 घिरनियों को जोड़कर बनाई गई है। यह बड़ी घिरनी यानी बड़े डायमीटर वाली और यह छोटी घिरनी यानी छोटे डायमीटर वाली। दोनों घिरनियों को धागे बांधकर उनको एक एक पैन लटकाए गए हैं। छोटे घिरनी के पैन में हमने 15 से 20 कंचे डाले हैं। यह हो गया भार। अब इस भार को उठाने के लिए हमें बड़े घिरनी के पैन में कितने कंचे डालने होंगे यह देखेंगे। आइए आप इसमें एक एक करके कंचा डालिए। 1 2 3 4। बस 4 कंचों में ही यह भार ऊपर उठ गया। इस प्रकार यह सिंपल मशीन कम बल में अधिक भार उठा सकती है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति मनोज लवनकर है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल है। मेरे प्रयोग का नाम मूवेबल पुली यानी चलित गिरनी। इसे बनाने में हमने 3 वस्तु लिए हैं, डंडा, रस्सी और बाल्टी। रस्सी का एक सिरा हम बाल्टी के हैंडल से निकालेंगे। कितनी भारी है ध्यान में रखना। अब रस्सी को डंडा और हैंडल से निकालकर फिर बाल्टी उठाना है। अब कितनी भारी लग रही है? हल्की लग रही है। अब फिर से एक बार हैंडल से रस्सी निकालेंगे और फिर क्या पहले जितनी भारी लग रही है? नहीं, बहुत ही हल्की लग रही है। तो यह क्यों होता है, चलो समझेंगे। आपने 2 लोगों ने मिलकर बाल्टी उठाई होगी। क्या होता है, भार 2 लोगों में बढ़ जाता है। उसी तरह यह बाल्टी, डंडा, रस्सी और डंडा आपका हाथ इनमें बांट रही है। जितनी बार हम रस्सी घुमाएंगे उतनी बार भार कम महसूस होगा। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सुनील गायदने है। मैं नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ।
मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे प्रयोग का नाम कॉइन को बाहर फेंकना है। तो आइए उपक्रम को समझते हैं। यह एक कटोरी है। कटोरी में रेत भरी हुई है। रेत में एक पेंसिल रखी हुई है। पेंसिल के ऊपर एक कॉइन रखा है। आपको एक सिंपल काम करना है। पेंसिल को इस प्रकार से बल लगाकर कॉइन को बाहर फेंकना है। तो आइए करके देखते हैं। और एक बार, और एक बार। नहीं हो रहा है क्योंकि हर वस्तु अपनी अवस्था में रहने की कोशिश में निकल जाती है। पेंसिल और पेंसिल के ऊपर रखा हुआ कॉइन दोनों ही स्थिर अवस्था में है। पेंसिल को बल लगाकर पेंसिल बाहर निकल जाती है, परंतु कॉइन उसी जगह स्थिर रहने की कोशिश में पेंसिल निकल जाने के कारण उसी जगह नीचे गिर जाता है। यह प्रयोग न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है, जिसे जड़त्व और इनर्शिया कहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सिमरन जितेंद्र चौधरी है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल है। मेरे प्रयोग का नाम वाटर स्प्रिंकलर है। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने खेतों में स्प्रिंकलर तो देखा ही होगा, वह कैसे काम करते हैं आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। तो यह कुछ उपकरण है। तो यह एक बोतल है। बोतल के नीचे 4 अलग अलग जगहों पर छेद बनाए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और बोतल के मुंह पर धागा बांधा है। अब हम इसमें बोतल में पानी भरेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, हर छेद से पानी बाहर निकल रहा है और बोतल एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घूम रही है। अब आप पूछेंगे कि यह क्यों होता है। तो यह इसलिए होता है कि जिस भी छेद से पानी बाहर निकलता है उसके विपरीत दिशा में बोतल को बल लगता है और बोतल पीछे की ओर धकेलती है। मतलब इस छेद से निकला हुआ पानी बोतल को इस दिशा में धकेलती है, ऐसे। इस छेद से निकला हुआ पानी बोतल को उसके विपरीत दिशा में धकेलती है, ऐसे। इस छेद से निकला हुआ पानी बोतल को इस दिशा में धकेलती है, ऐसे। इस छेद से निकला हुआ पानी बोतल को इस दिशा में धकेलती है, ऐसे। हर छेद से निकला हुआ पानी बोतल को ऐसे ही धकेलता है। तो छेद से बाहर निकलने वाला पानी यह एक्शन और बोतल को विपरीत दिशा में धकेलने वाला यह रिएक्शन। तो यह न्यूटन्स के तीसरे नियम पर आधारित है, एक्शन एंड रिएक्शन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि देशपांडे है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है लीवर। यह एक बहुत सिंपल मशीन है। यह एक मजबूत डंडा है जिसके नीचे फलक्रम लगाया गया है, जिसे स्पोक कहते हैं या आधार कहते हैं। फलक्रम को हमने इन 2 ईंटों पर इस प्रकार रखा है कि अब यह डंडा आसानी से हिल सकता है। फलक्रम के एक बाजू में हमने पैन लटकाकर उसमें रेत भरी है, जो हो गया भार। फलक्रम के दूसरे बाजू में हम सिक्कों द्वारा बल लगाएंगे। देखते हैं फलक्रम के पास कितने सिक्के लगते हैं और फलक्रम की दूरी पर कितने सिक्के लगते हैं। आइए करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 सिक्कों में ये भार ऊपर आ गया। अभी हम फलक्रम से और दूरी बढ़ाएंगे और देखते हैं कितने सिक्के लगते हैं। 1 2 3 3 सिक्कों में ये भार ऊपर आ गया। अभी हम फलक्रम से और दूरी बढ़ाएंगे और देखते हैं कितने सिक्के लगते हैं। केवल एक सिक्कों में ये भार ऊपर आ गया। इसका मतलब यह है कि हम फलक्रम से जितनी दूरी पर बल लगाएंगे उतने ही कम बल में ये भार ऊपर आ जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया धाबरडे है। मैं कक्षा 9वीं में हूँ। मैं नागपुर महानगर पालिका दुर्गानगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे प्रयोग का नाम रेजोनेंस है। इस स्टैंड को अलग अलग लंबाई के धागे बांधे हुए हैं। नीचे कुछ वजन लटकाए गए हैं। किसी एक धागे को झुलाएंगे क्या होता है, देखिए। समान लंबाई वाला दूसरा धागा झूलने लगता है, पहला वाला रुक जाता है। यह क्रिया चलती रहती है।
इस समान लंबाई वाले धागे एक दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम चिराग देशमुख है। मैं नागपुर महानगर पालिका दुर्गा माध्यमिक पाठशाला कक्षा 9वीं अ से आया हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है क्या होता है उत्प्लावन वन, व्हाट इज मीन बाय अपसर्ट। यह एक स्प्रिंग बैलेंस है जो वस्तु के भार को दर्शाता है। इस पर हम ये नट लाएंगे और इसका भार देखेंगे। देखिए नट का भार करीब करीब 85 ग्राम दर्शाया जा रहा है। अब हम इस नट को अपने हाथों से ऊपरी दिशा में धकेलेंगे तो नट का भार कम हो जाएगा, करीब करीब 50 ग्राम। अब हम इस नट को पानी में डुबाएंगे और नट का भार देखेंगे। देखिए नट का भार कम हो रहा, करीब करीब 75 ग्राम, मतलब नट का भार 10 ग्राम कम हो रहा। मतलब यहाँ पर नट को किसी ने ऊपर हटेला होगा तो वह है पानी। पानी द्वारा ऊपरी दिशा में लगाने जाने वाले बल को अपसर्ट या उत्प्लावन बल कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम हुआ। मैं नेचर क्लब इंडिया पटना गंगाबाग से आया हूँ। ये पूरा विज्ञान मेले में पिछले 10-12 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पर जो एक्टिविटी जो बच्चों से कंसर्न होती है वो बहुत अच्छी और बहुत ही लाभदायक लगी। इसलिए कि बच्चे ही इसमें बताने ट्रेनर भी होते हैं, समझाने वाले भी होते हैं, समझने वाले भी होते हैं। तो बच्चों का इंटरेक्शन यहाँ पर हम बड़ों से ज़्यादा होता है और बच्चे जो चाहिए वो यहाँ से लेके आते हैं। कुछ हम लोग भी लेके और सीख के जाते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पर 3 एक्टिविटी ली है। पहला कचरा प्रबंधन भाई यूटिलाइजेशन वेस्ट, कचरे जो सड़ने करने वाले हैं पर्यावरण के लिए इसे कैसे हम लोग सही करेंगे। नहीं सड़ने वाले सड़ने वाला अलग कर लें, नहीं सड़ने करने वालों को हम लोग इस तरह से प्लांटेशन करके अपने खड़ी जगह को हम लोग व्यवहार कर सकते हैं और सड़ने करने वाले को डाल के खाद बना के एक अच्छी खाद उनमें कंपोस्ट बना सकते हैं। अच्छा साथ में से लिक्विड भी निकाल सकते हैं। पौधे के साथ साथ सॉइल के साथ पौधे का हम लोग सॉइल और लिक्विड दोनों तरह में ले सकते हैं जो पौधे के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। ये बच्चों को हम लोग यहाँ करके दिखाया है ताकि बच्चे बात समझें, सिर्फ पढ़ने नहीं करके देखे हैं। ये सॉइल खाद है, ये लिक्विड खाद है। इसी खाद के बाद से हम लोग पौधे को बिना मिट्टी के पानी में भी उगा सकते हैं। एक गिलास पानी में 30 मिनट डाल दे पौधे, आप पौधे इसी में चलेंगे बच्चे। ये बच्चों का अच्छा साइंस प्रोजेक्ट भी है, एक्टिविटी भी है, प्लस बहुत अच्छा इको फ्रेंडली गिफ्ट आइटम भी है। बच्चे इसे पूरे प्लान लगा पढ़ाई कर सकते हैं और टीचर बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं कि ये पौधा का वो नीचे भाग के इसे क्या बोलते हैं, चना क्या बोलते हैं, पत्ते क्या निकलते हैं, प्लांट डेवलप कैसे करते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। प्लस ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम है जो बहुत से ओकेजन पर, चाहे बर्थडे डे हो, चाहे टीचर डे हो, या सो मेनी ओकेजन पर एक दूसरे को लेन देन करने का काम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरी एक्टिविटी है प्रकृति अध्ययन से कंसर्न। पूरे प्रकृति को डिफरेंट एलिमेंट्स है, प्लांट, सॉइल, सन, स्पेस, एनिमल, वो सभी पर कुछ गतिविधि दिखाई है यहाँ पर। ये एक चींटी पकड़ने का यंत्र है। इसे चींटी को बेनुकसान किया हम पकड़ सकते हैं, पकड़ के खींचेंगे, चींटी यहाँ आ जाएगी। बेनुकसान की चींटी को हम पकड़ के बहुत देर तक उसके जो विभिन्न शरीर की बनावटें हैं उसको अध्ययन कर सकते हैं कि पैर कितने होते हैं, मुझे कितनी होती है, पैर कितनी होती है, ये चलती कैसे है, खाती क्या है, रहती कैसे है, अंडा कैसे देते हैं, अंडे का बच्चा देता है। वो लाइफ साइकिल हम लोग यहाँ से चींटी घर ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा प्रकृति वो का रूप जो पानी के अंदर नहीं दिखता, पानी गंदा होने की वजह से, ये एक जल दर्शक है जो पानी के अंदर की प्रकृति को देखने में भी हेल्प करेगा। घुमा के हमारे पानी के अंदर में क्या क्या है वो सब दिखता है बिल्कुल। इसी हाइड्रोपोनिक की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा माइक्रो ग्रीन्स भी उगा के दिखाया है। छोटे छोटे पौधे को लेके खाएं तो ये बहुत ही पौष्टिक प्रोटीनस फूड है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ग्रीन टी के साथ साथ इसके अंग को भी पूरा
यूज़ करते हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गुप्ता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वैज्ञानिक जो है संचारक यानी साइंस कम्युनिकेटर हूँ और मैंने जो है लगभग 500 प्रयोग कबाड़ और घरेलू सामान और जो है इजीली अवेलेबल मटेरियल से बनाए हैं और इसका प्रयोग जो है समस्त भारत में और विदेशों में मैंने जो है वो विजिटर्स के लिए, जिसमें सभी एज ग्रुप के लोग हैं शामिल हैं, शिक्षक, प्रोफेसर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स हर लेवल के और सामान्य पब्लिक के रूप में किया हुआ है। अपने देश में भी इसकी लंबाई चौड़ाई के अलोंग मैंने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में लेवल पर मैंने इसके प्रयोग किए हैं और 2006 से इस अपूर्व विज्ञान मेला में मैं बुलाया जा रहा हूँ, निरंतर आ रहा हूँ प्रत्येक वर्ष और 4 वर्षों में तो मुझे 2-2 बार बुलाया गया और स्वनिर्मित प्रयोगों के द्वारा समस्त विजिटर्स को मैंने इसके प्रयोगों को दिखलाया और सबको अधिक से अधिक लाभान्वित किया और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला हुआ है। और इसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रत्येक कई IAS अधिकारियों ने मुझे प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र दिए हुए हैं और 4 विदेशों सुपर एडवांस कंट्रीज़ की मैं यात्रा कर चुका हूं, जिसमें अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी और अपना देश और नेपाल शामिल है। और इसी के संदर्भ में मैं कुछ प्रयोग दिखला रहा हूं, जितना समय मुझे दिया जाएगा उसके अंतर्गत। महोदय मान्यवर, ये जो है पीसा की टेढ़ी मीनार का फ़ोटो है और आप सब जानते हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि पीसा की टेढ़ी मीनार 7 वंडर्स में से एक है। जो पीसा एक शहर है जो कि इटली में स्थित है और ये 1173 में बननी शुरू हुई थी। 800 बरस से ऊपर हो गए। ये वैसी की वैसी ही बनी हुई है, न गिरती है और क्यों टेढ़ी है, क्यों नहीं गिरती, कब तक नहीं गिरेगी और कब गिर जाएगी, इन सब का उत्तर वैज्ञानिक आधार पर मैं देता हूँ और प्रयोगों के द्वारा भी इसको जो है प्रदर्शित करता हूँ। मान्यवर, तो ये टेढ़ी होने का कारण तो ये है कि जिस सॉइल पर ये बनी थी उस समय विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और वो मिट्टी जो है बहुत ही भुरभुरी किस्म की थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो बनने के उपरांत एक हिस्सा जो है वह सर्कुलर चूँकि है ये और लगभग 70 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 8 मंजिल ये ऊंची है। तो वो मिट्टी जो है जैसे ही पानी उसमें एब्जॉर्ब हो गया और मिट्टी वो कुछ दब गई और उसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया, इसलिए वो उसमें टेढ़ी हो गई। अब महोदय, ये टेढ़ी जो है होने का क्या कारण है ये मैंने बतलाया और टेढ़ी क्यों है इसका उत्तर भी देते हैं। टेढ़ी से क्या अर्थ है महोदय? इससे ऊंची इमारतें जो है पूरी दुनिया में बन चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 102 मंजिल ऊंची न्यूयॉर्क में बनी थी, वो सब की सब। और इसके बाद में 110 मंजिल ऊंची वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में बना, 112 मंजिल ऊंचा शिकागो में बना और अब जो है दुबई में बन चुका है 118 मंजिल वर्ल्ड की हाईएस्ट टावर। लेकिन वे सब की सब वर्टिकल हैं। टेढ़ी का अर्थ ये है कि देखिए महोदय, ये बिल्कुल ही वर्टिकल है। इसका अर्थ हुआ कि ये कोण 90 अंश का हो और ये रेखा अगर आगे बढ़ाई जाए तो ये कोण भी 90 अंश का हो और इसके लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण अगर हम खींचें तो ये भी 90 का हो और इसी को आगे बढ़ा दें तो ये भी 90 का हो, तो ये वर्टिकल कहलाता है। किंतु टेढ़ी होने के कारण ये जो है ये कोण 90 से कम हो जाता है, ये 90 से अधिक हो जाता है और इसी प्रकार इस प्रकार। और इन दोनों के हाईएस्ट पॉइंट की दूरी जो है 5 मीटर से भी अधिक है और इस पर कई महान वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए विश्वविख्यात। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि ये क्यों नहीं गिरती। तो उसका मुख्य कारण ये है कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब उसका नाम बदल करके सेंटर ऑफ मास रख दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय विज्ञान इतना उन्नतिशील था कि इसकी सेंटर ऑफ मास इसके मध्य बिंदु से आधे से भी नीचे रखा गया ताकि इससे खींची गई वर्टिकल लाइन इसके बेस से पास ऑन हो रही है। और महोदय, जब तक वो पास ऑन होती रहेगी ये पीसा की टेढ़ी मीनार कभी नहीं गिरेगी। किंतु जिस क्षण, जिस मोमेंट वह बेस को पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ये तुरंत धराशायी होकर के नीचे गिर जाएगी, कोलैप्स एंड इट विल फॉल डाउन। अब महोदय जो है इसका एप्लीकेशन के रूप में भी मैं आपको
बतलाना चाहता हूँ कि शिक्षकों और सामान्य लोगों पर मैं ये प्रयोग करता हूँ। कृपया करके यहाँ पर बैठ जाएं। मानव शरीर में ये कहलाता है प्लेसेंटा और यहाँ पर डायफ्राम होता है, इन्हीं के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होता है। कुर्सी पर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल बैठिए। अब महोदय अपर हाफ आप बगैर झुके हुए उठने की कोशिश करिए, देखिए आप उठ पाते हैं कि नहीं। आगे मत जो है इसको अपर हाफ आगे की तरफ न खिसकाइए। अब उठिए, हाँ आगे ना हो, अब उठो। नहीं उठ पा रहे, कोई नहीं उठ सकता महोदय। विश्व का चोटी के वैज्ञानिक या चोटी का पहलवान दारा सिंह बहुत बड़ा रेसलर था, वो भी नहीं उठ सकता। उसका कारण ये है महोदय, उठने के लिए आप अपर हाफ बॉडी को आगे लाएंगे ताकि आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो आप उसके द्वारा खींची गई वर्टिकल लाइन आपके पैरों से पास ऑन हो, तभी आप उठ पाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे और अब उठ पाएंगे। तो इसी पर ये मैंने कई प्रयोग बनाए हुए हैं। देखिए एक प्रयोग भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पर स्लांट कट कर दिया है, 40 डिग्री का कोण ये बना दिया। अब अगर इसको हम जो है किसी भी प्लेन सरफेस पर रखेंगे तो ये कभी जो है स्टैंड अप नहीं होगा, ये फॉल डाउन हो जाएगा। अब इसको कैसे जो है हम इस पर स्टैंड करें, तो उसके लिए महोदय ऐसा कुछ करें कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से पास ऑन हो, तो ये सिस्टम जो है वो वर्टिकल या स्लांट अवस्था में बना रहेगा और फॉल डाउन नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए ये मैंने एक जो है छोटी सी बोतल में पानी भर कर के इसमें फिट कर दिया है। अब देखिए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से पास ऑन हो रहा है और ये वैसी की वैसी ही बनी हुई है, नहीं गिरती और कभी नहीं गिरेगी जब तक कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से खींची गई वर्टिकल लाइन इसके बेस से पास ऑन होती रहे। तो ये जो है इसके अतिरिक्त और कई प्रयोग इसी पर मेरे बनाए हुए हैं ताकि जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभ हो। मुख्य उद्देश्य ये है और दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता भी मैंने आपको बतलाई कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें। बिल्कुल वर्टिकल जो है इस प्रकार से खड़े रहें और बैठने के लिए भी बिल्कुल वर्टिकल बैठें, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, स्टैंड। और चलें भी तो बिल्कुल स्टैंड की तरह चलें और गहरी और लंबी सांस, ताकि हमारे लंग्स, दोनों लंग्स के जो अवयव हैं, जो सेल्स हैं, वो पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड एयर से फिल्ड अप हो जाएं। हम ऐसा करेंगे तो हमारे दोनों फेफड़े बहुत ही मजबूत बने रहेंगे जीवन पर्यंत। और महोदय जो है ह्यूमन बॉडी की फ़िज़िक्स पर भी मैंने बहुत काम किया है ताकि अगर हम वैसा करते रहें तो 100 वर्ष से ऊपर बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी जो है रोग के हम जीवन पर्यंत अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें किसी भी चिकित्सक की या डॉक्टर की या किसी दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो आज का यह पहला दिन था अपूर्व विज्ञान मेला का, उसकी यह अंतिम कड़ी है। आइए कुछ प्रयोगों के साथ हम इसका समापन करेंगे आज के दिन का। तो ये प्रयोग, एक खाली बोतल है जिसमें हम पानी भरेंगे और यह एक खाली डिब्बा है जो इसमें आसानी से फिट बैठता है। इसको रखेंगे, खाली बोतल थी, इसमें पानी भरा, इसमें आसानी से बैठने वाला एक डिब्बा जो खाली डिब्बा है इसमें रखा। अब इसको हम उल्टा करेंगे, क्या होता है देखेंगे। क्या हुआ, जैसे ही इस बोतल को उल्टा किया तो धीरे धीरे यह खाली डिब्बा ऊपर तक चढ़ने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तो जब हमने इस बोतल को उल्टा किया तो इसके साइड में कुछ गैप थी, उस गैप से पानी नीचे आया और यहाँ पर बोतल के ऊपर वैक्यूम जैसे क्रिएट हुआ।
जिसके कारण बोतल के अंदर का दबाव कम हुआ और यहाँ पर बाहर की हवा जाने की कोशिश करती है। जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, इसलिए इस डब्बे को धकेलते हुए ऊपर तक ले जाती है और जैसे ही ऊपर तक ले जाती है दबाव सेम हो जाता है, तब यह डब्बा फिर से नीचे आ जाता है। तो इस प्रयोग का नाम है वैक्यूम लिफ्ट, जो एयर प्रेशर पर आधारित है। आज के मेले में आपने कुछ प्रयोग देखे, उसी एक प्रयोग पर आधारित एक पहेली एक प्रयोग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक बोतल है जिसके 2 हिस्से बनाए गए हैं। इस खाली बोतल में हम बॉल डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे। क्या हो रहा है? पानी के साथ बॉल ऊपर आ रहा है। अब हम करेंगे, ये जो कटा हुआ हिस्सा है बोतल का, उसमें बॉल को डालेंगे और इस बॉल पर, इस बोतल पर पानी डालेंगे। बॉल ऊपर आती है कि नहीं देखेंगे। क्या हुआ? बॉल नीचे ही है। पहले केस में बॉल पानी के साथ ऊपर आई थी, अब बॉल नीचे ही है। ऐसा क्यों? जरा सोचिए। दर्शकों, विज्ञान प्रेमियों, मित्रों, आज का हमारा यह पहला दिन जो अपूर्व विज्ञान मेला था, किस प्रकार हमारे प्रयोग अपूर्व थे यह आपने देखे, उसका आनंद भी लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलेंगे नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।